जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग के जो घटना चक्र का सीरीज चला रहे थे लोग, उसमें हम लोग का बाकी सब सब्जेक्ट हो गया था। एक इकोनॉमी बाकी था, इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट बाकी था। तो आज की वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे लोग। तो चलिए शुरू करते हैं लोग, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। यानी कि ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन, और उसमें से पूछ रहा है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया या बजट का क्वेश्चन हो गया, वो हर साल चेंज होते रहते हैं। अभी 24 या 25 का जब आर्थिक सर्वेक्षण आएगा तो उसमें क्वेश्चन बदल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सिर्फ गेस करने के लिए होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। इसका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा, यानी कि केवल 4 सही है। यहाँ पे सही उत्तर पूछ रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में कथन 4 कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। भारत जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। बिहार का जो गया जिला है उसकी वर्तमान जनसंख्या, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार बात कर रहा है। तो इस ऑप्शन में जितनी गया की जनसंख्या है, इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार गया जिले की जनसंख्या 43 लाख से अधिक थी। कितनी है? 43 लाख से अधिक है। यानी कि अगर कुल जनसंख्या की बात की जाए तो आपका 43,91,418 हो जाएगा। जो दिए गए विकल्पों में से सुमेलित नहीं हो रहा है, अतः इस प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान जनसंख्या के बारे में कोई प्रमाणिक डेटा उपलब्ध न होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को विलुप्त यानी कि डिलीट कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा निम्नलिखित में से किसी से या कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक है। जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, लेंदी सब्जेक्ट है, यानी कि ना ही पढ़ने में मजा आता है ना ही पढ़ाने में। इसमें ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, ना ही सिर्फ डाटा बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। इसको ना आदमी समझ सकता है और ना ही समझा सकता है। तो इसके व्याख्या देखते हैं लोग। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सीएसओ का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका केंद्रीय यानी कि सेंट्रम, उसके बाद इस सांख्यिकी यानी कि स्टेटिस्टिक ऑफिस कार्यालय यानी कि ऑफिस। इसका सीएसओ का गठन 1951 में किया गया था। सीएसओ का गठन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता है, यह किसकी गणना करता है? कि यह राष्ट्रीय आय की गणना करता है। वर्ष 2019 में सीएसओ तथा एनएसएसओ को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ का गठन किया गया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर किसकी स्थापना किया गया था? तो एनएसओ का स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो 2019 में ही किया गया था। जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय श्रमांकों का आकलन करता है, यानी कि ये वर्तमान में कौन करता है? तो एनएसओ करता है। ऑप्शन में क्या था? तो सारे थे, यानी कि सीएसओ भी थे, एनएसओ से भी थे और एनएसओ भी थे। चौथा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो व्यय होता है ब्याज भुगतान पर होता है। किसमें? इस यह कथन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा, यानी कि व्यय जो है वह ब्याज भुगतान पर होता है। प्रश्नगत विकल्पों में से केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में सही कथन व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। जो व्यय होता है वह किस पे होता है? तो ब्याज भुगतान पर होता है। ध्यातव्य है कि जब कोई व्यय योजनागत व्यय से इतर यानी कि रखरखाव, प्रशासनिक इत्यादि लेखांकन किया जाता है तो उसे गैर योजनागत व्यय कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय लेखांकन को समाप्त करते हुए केवल पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का लेखांकन किया जा रहा है। यानी कि वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत में योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय लेखांकन को समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर या केवल पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का लेखांकन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन जो है वह सत्य नहीं है। तो निर्यात में वृद्धि यानी कि वैश्वीकरण के बारे में पूछ रहा है कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, यह जो कथन है यह गलत है, यानी कि सत्य नहीं है। बाकी ये सब क्या है?
तो सतह, इसमें वस्तु और सेवाओं की व्यापार का विस्तार क्या है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है। ये दोनों कथन सत्य है, बाकी ये क्या है तो कथन गलत है। विश्व के विभिन्न देशों का व्यापार, निवेश एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण किसे कहा जाता है तो विश्व के विभिन्न देशों का व्यापार, निवेश एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के किसी देश पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्नलिखित संदर्भों में समझ सकते हैं। तो कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं वैश्वीकरण से, तो इसने वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। यानी कि वैश्वीकरण क्या क्या है तो किसी भी देश के वस्तुएं एवं सेवाओं में व्यापार का विस्तार क्या है, इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है इत्यादि। इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए लोग, इसमें भी डाटा दिया गया है, इसलिए इसको यानी कि इकोनॉमिक्स के सेक्शन हमें छोड़े थे, नहीं करा रहे थे। हम सोचे थे इसका पीडीएफ दे देंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आप लोग पढ़ सकते थे, लेकिन ये बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि इकोनॉमिक्स कराइए। तो इसको देखने वालों कि संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। तो इससे कथन की बात की जाए तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, कथन यानी कि कौन सा कथन सही है। तो महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का जो राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था, यह कथन क्या है तो आपका कथन सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद का 7.7% हो गया था, यह कथन आपका गलत हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे लोग तो इसमें घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कितना था, व्याख्या में बताया गया होगा। आपका तीसरा भी कथन गलत है कि पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सत्य है। दिए गए कथनों में कथन एक सही है, क्योंकि महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद के 6.7% तक हो गया था, न कि 7.7%। यानी कि दूसरा कथन में 7.7% दिया था, लेकिन हुआ कितना था 6.7% हुआ था। अतः कथन 2 क्या है तो असत है। विगत 2 वर्षों में राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई है, ना कि कमी। अतः कथन 3 भी असत है, यानी कि गलत है। इससे प्रकार सही उत्तर विकल्प बी है। 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि आरबीआई 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि एफईआर में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है। अगर हम लोग एफईआर की फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एफ से हो जाएगा फॉरेन, और ई से हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज, और आर से हो जाएगा आपका रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि एफईआर में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति यानी कि एफसीए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां भी शामिल है। सोना यानी कि गोल्ड भी शामिल है। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर। आपका जो एसडीआर है, एसडीआर का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो एसडीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आरक्षित की स्थिति यानी कि यह जो चारों है इसमें शामिल है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि एफईआर में शामिल है चारों विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार और आरक्षित की स्थिति, ये सभी शामिल है। इसका सही आंसर की बात किया जाए तो उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार से आशय विदेशी मुद्रा में आरक्षित उन संपत्तियों से है जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल किए जाते हैं, यानी कि और इसके अलावा भी शामिल किया जाता है। तो कौन कौन से, तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति यानी कि एफसीए को शामिल किया जाता है, सोना को शामिल किया जाता है, विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसबीआर को शामिल किया जाता है, और आरक्षित की स्थिति को शामिल किया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्पत्ति के नियम
कौन सा नियम है? तो उत्पत्ति। उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। यह कथन आपका क्या है? तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा, यानी कि उत्पत्ति के जो नियम होता है वह किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड होता है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तीसरा कथन क्या कर रहा है कि इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। ये भी कथन सत्य हो जाएगा। चौथा कथन है कि उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। ये कथन यानी कि इसका चारों कथन सत्य है, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका प्रयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि शिशु मृत्यु दर यह जो क्वेश्चन है यह 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे लोग किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक एक वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है, तो 10,000 नहीं, यह 1,000 होती है। कितनी होती है? यह 1,000 होती है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1950 का क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बीपीएससी का खेल है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर की तीसरा कथन है क्वेश्चन है ये, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 30 थी। ये भी कथन आपका सत्य है। एग्जाम 2023 में और क्वेश्चन कब का है? तो 2019 का है। चौथा नंबर कथन कर रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी कि आरसीआई के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टर एसआरएस के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो यह उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। यह कथन आपका हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कथन क्या पूछ रहा है? सही कथन पूछ रहा है। तो इस प्रकार केवल 2 और 3 कथन सत्य है, यानी कि केवल 2 और 3 कथन क्या आपका क्या है? सत्य है। शिशु मृत्यु दर शिशु के जन्म से लेकर ठीक एक वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना है जो प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, जो वर्ष 2019 में कम होकर 30 रह गई। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई के एसआरएस बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश था। कौन सा राज्य था? तो मध्य प्रदेश था। अतः कथन 1 और 4 जो कथन है वह असत्य है, जबकि कथन 2 और 3 क्या है? तो सत्य है। 10वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। इकोनॉमिक्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स से टफ हो जाता है। तो पहला कथन कर रहा है कि किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को यह कहा जाता है। यह कथन आपका गलत है। दूसरा कथन कर रहा है कि ज्ञान में वृद्धि करने को, यह भी कथन गलत है। तीसरा है कौशल अस्त्रों में वृद्धि करने को, यह भी कथन गलत है। और चौथा कथन आपका सत्य हो जाएगा। देश के लोगों के ज्ञान कौशल अस्त्रों और क्षमताओं में वृद्धि करने को, यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। यानी कि केवल 4 कथन सत्य है, केवल 4 वाला जो कथन है वह सत्य है। शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार जो मानव पूंजी है वह बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है। यह किस प्रकार की योग्यता है? तो यह एक अर्जित योग्यता है और समझबूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है, जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना जो होता है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं।
अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दिवाला दिवाला और शोधन दिवाला और शोधन और अक्षमता अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो पहला कथन कर रहा है कि शोधन शोधन है अक्षमता शोधन शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करके असमर्थ होता है। तो यह कथन गलत है, यानी कि दिवाला या शोधन के संदर्भ में यह कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कर रहा है कि दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। ये भी कथन आपका गलत है। तीसरा कथन कर रहा है कि शोधन शोधन अक्षमता एक अवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। शोधन अक्षमता क्या है, तो यह एक प्रकार की अवस्था है, और जबकि दिवाला क्या है, तो यह निष्कर्ष है। ये भी कथन आपका गलत है। चौथा कथन कर रहा है कि भारतीय दिवाला और शोधन शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबी आईबीबीआई दिवाला का शोधन और क्षमता कार्रवाई की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 4 सत्य है, यानी कि यहाँ पे सत्य कथन पूछ रहा है। दिवाला इनसॉल्वेंसी दिवाला को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इनसॉल्वेंसी से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। शोधन अक्षमता यानी कि बैंकरप्टी एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। दिवाला एक अवस्था को व्यक्त करता है जबकि शोधन अक्षमता निष्कर्ष है। भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड आईडीबीआई दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। उसके बाद ही अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया। जो औद्योगिक नीति संकल्प था वह किस वर्ष अपनाया गया था, तो इसे 1956 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1956 ईस्वी में अपनाया गया था। औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 में अपनाया गया था। ध्यातव्य है कि भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 को अंगीकार यानी कि अपनाया गया था। इस प्रस्ताव को इम्पोर्टेंट है कि इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। इस प्रस्ताव के तहत उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रस्ताव के तहत उद्योगों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें गलत कथन पे विचार करने के लिए बोला है, यानी कि गलत कथन को चुनना है। तो पहला कथन कर रहा है कि यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक के घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। तो यह जो कथन है यह कथन सही है। यह मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। दूसरा कथन कर रहा है कि इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। यह कथन आपका गलत हो जाएगा। इस योजना में आवेदकों की श्रेणियां 2 नहीं है। तीसरा कथन है यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में नियमित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। ये भी आपका कथन गलत हो जाएगा। और चौथा कथन कर रहा है कि पीएलआई के तहत लक्ष्य श्रेणी 1 में यानी कि लैपटॉप, दूसरा में टैबलेट, तीसरा में ऑल इन वन पीसी और चौथा में सर्वर और पांचवा में अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर यूएसएफएफएस शामिल होंगे। यह कथन आपका यानी कि चौथा नंबर कथन सत्य है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो 2 और 3 कथन गलत था। 2 और 3 जो कथन था यह क्या था, यह गलत था। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को ध्यान में रखते हुए देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 में 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना की घोषणा की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना और बेहतर। यहाँ पे पीएलआई बार आ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म की बात की जाए, पीएलआई का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव।
प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अभी इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग कि बेहतर क्षमता सुनिश्चित करना और विनिर्माण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर और अर्थव्यवस्था के आकार में विस्तार करना तथा भारतीय कंपनियों एवं विनिर्माताओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पेश करती है। इस योजना के तहत लक्ष्य श्रेणी में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर यानी कि USFF शामिल होंगे। अतः सही उत्तर में विकल्प ए सही है, यानी कि 2 और 3 कथन आपका सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन कथनों में से गलत कथन चुनना है, यानी कि गलत कथन कौन सा है। तो पहला कथन कर रहा है कि यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी कि जो स्वामित्व योजना है वह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो यह कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कर रहा है कि यह योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने योग्य मानक के बनाने का प्रयास कर रही है। कथन आपका सत्य है। अगर यहाँ पे CORS की बात की जाए तो CORS का फुल फॉर्म अब हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न से टू स्केल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। CORS का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं सही हूं तो इसका अदर यानी कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से और दूसरा भी फुल फॉर्म हो सकता है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से इसका फुल फॉर्म एक कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। अगला कथन है कि तीसरा कथन कर रहा है कि CORS एक मतलब यानी कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। जो अभी फुल फॉर्म बताया है यह फुल फॉर्म वो नहीं होगा। यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा CORS का, कि इसका मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। तो यह कथन आपका गलत है, यानी कि यह कथन गलत है, यानी कि इसका मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग नहीं होता है। चौथा कथन कर रहा है कि यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे छोटे खंडों का नक्शा तैयार करके ग्रामीण बस्तियों यानी कि आबादी के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो यह कथन आपका सत्य हो जाएगा, यानी कि इसका कथन 1 और 3 गलत है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गलत कथन पूछ रहा है, तो 1, 3 गलत कथन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। व्याख्या की बात करते हैं लोग कि स्वामित्व योजना का पूरा नाम ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से गांवों का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा यह पंचायती राज मंत्रालय नोडल एजेंसी राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व, भू अभिलेख विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी युक्त भूमि का सीमांकन करने के लिए नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। इस योजना के तहत CORS यानी कि कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, CORS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये जो हम अभी फुल फॉर्म बताए ये भी गलत है और जो कथन दिया रहा था वो भी गलत है। तो CORS का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, नेटवर्क की स्थापना का प्रावधान है जो भूमि के सटीक भू संदर्भीकरण और भू सत्यापन और सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। उसके बाद ये है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं। वित्तीय आपातकाल की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो वित्तीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 360 में की गई है। किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 360 में की गई है। अब यहाँ पे कथन दिया गया है, अब उस कथन को देखने लो कि इसमें कौन सा यानी कि कौन से परिणाम होंगे वित्तीय आपातकाल अगर लागू होता है। तो पहला कथन कर रहा है कि राष्ट्रपति राज्यों को
राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे दिया जाता है। दूसरा कथन कर रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। यह कथन आपका गलत है। यह कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा कथन कर रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है। ये भी कथन आपका सत्य है। इसमें भी वेतन और भत्ते कम किए जाते हैं। चौथा कथन कर रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी, यानी कि रखी जाती है। और ऊपर दिया गया था दूसरा कथन में कि आवश्यकता नहीं, यानी कि राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका कथन दूसरा क्या हो जाएगा? गलत है। या इस प्रकार इसका आंसर की बात की जाए 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखते लो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के निम्नलिखित परिणाम होते हैं। अब हम लोग के परिणामों को देखते हैं कि कौन कौन से परिणाम होते हैं जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है। तो राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। यह कथन, यानी कि अभी हम लोग के परिणाम देख रहे हैं तो कथन तो ऊपर हम लोग देख चुके हैं लोग। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ संघीय मामलों के संबंध में सेवारत का मतलब क्या होता है कि रिटायर्ड सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट कर रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन की बात करता है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। वो कौन से कारक हैं? तो पहला कारक है कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। ये कथन सत्य है, यानी कि ये कारक के सत्य है। उसके बाद दूसरा कारक है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती आती है। ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा कथन है कि कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी आती है। ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद चौथा कदम कर रहा है कि घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रति स्पर्धात्मक में कमी आती है। ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार बात किया जाए सही उत्तर का, यानी कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, यानी कि चारों कथन सत्य है। चारों कथन जो ऊपर दिया गया है वह कथन क्या था? तो सत्य था। मुद्रास्फीति को आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी कहते हैं। मुद्रास्फीति को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? तो महंगाई भी कहते हैं। जब भी किसी अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है और लोगों को पहले जितनी ही मात्रा में वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने के लिए अधिक दाम चुकाने पड़ते हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो मुद्रास्फीति कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीति जन्य मंदी में योगदान कर सकते हैं। यानी कि जो मुद्रास्फीति जन्य मंदी होती है उसमें कौन कौन से कारक योगदान कर सकते हैं उसको देखते हैं लोग। तो पहला कारक है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती आती है। सुस्ती से यानी कि इस पे प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रति स्पर्धात्मकता में कमी होने से भी मुद्रास्फीति जन्य मंदी में योगदान कर सकता है। उसके बाद है कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। चौथा है कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। तो निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पे रहा था?
इकोनॉमिक्स से हम इसलिए नहीं करा रहे थे, देख लीजिए यहाँ पे कितना पुराना-पुराना क्वेश्चन देता है। एक घटना चक्र का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी कि अभी तक जितने बीपीएससी एग्ज़ाम हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें गलत लगता है कि जो क्वेश्चन कोई काम का नहीं रहता, उसको भी ये घाटा चक्र यानी कि अपने बुक में डाल देता है। लेकिन एडुटेरिया वैसा नहीं करता है, जो क्वेश्चन काम के रहते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर ऐसे होते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले होते हैं, उन्हीं को एडुटेरिया डालता है। तो ये तो क्वेश्चन अभी फिलहाल में कोई काम का नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सिंगापुर, यानी कि 2020 में सिंगापुर था ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान पे। सितंबर 2020 में विश्व बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, यहाँ पे एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में 0.88 स्कोर के साथ सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा था। सिंगापुर कौन से स्थान पर रहा था, तो प्रथम स्थान पे। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी कि इसका स्कोर की बात किया जाए तो 0.29 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पे था, जबकि भारत 0.49 स्कोर के साथ 116वें स्थान पे था। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 2020 में भारत कितने स्थान पे था, तो 116वें स्थान पे था। 18 नंबर क्वेश्चन निकल 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत एक कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है, तो 15 लाख करोड़ रुपए क्या रखा गया है, तो साख लक्ष्य रखा गया है। कब के लिए, तो 2020-21 के लिए। ये क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, यह 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय बजट का क्वेश्चन, अभी जो बजट आया है उससे बजट से क्वेश्चन बन सकते हैं। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि केंद्रीय बजट 2021-22 में 16.5 लाख करोड़ रुपए घोषित था। बजट 2022-23 में इसे बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए तथा बजट 2023-24 में पुनः वृद्धि करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के बजट में इस वर्ष वस्तु लेनदेन कर यानी कि सीटीटी की फुल फॉर्म की बात किया जाए तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है। सीटीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। तो भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर सीटीटी प्रस्तुत किया गया था, तो इसे 2013-14 में प्रस्तुत किया गया था। भारत के किस बजट में प्रस्तुत किया गया था, तो भारत के 2013-14 बजट में प्रस्तुत किया गया था। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से इसे वस्तु लेन देन कर भी कहा जाता है। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को वस्तु लेन देन कर भी कहा जाता है। पहली बार बजट 2013-14 में प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन बात करते हैं लोग 20 नंबर की 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है, तो बिहार का हिस्सा की बात की जाए तो 10.06% रहा है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों की विभाज्य पूल यानी कि डिविजिबल पूल में बिहार का हिस्सा 2021-26 के लिए 10.058% तथा वर्ष 2020-21 से हेतु 10.06% है। 14वें वित्त आयोग के आधार पर बिहार के लिए यह हिस्सा 9.67% था। 14वें वित्त आयोग के आधार पर बिहार के लिए यह हिस्सा कितना था, तो 9.67% था। 15वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में हिस्सेदारी के आधार पर उत्तर प्रदेश से प्रथम स्थान वर्ष 2020-21 के लिए 17.931% तथा वर्ष 2021-26 के लिए 17.939% तथा बिहार का स्थान दूसरा है। बिहार का स्थान कौन सा है, तो दूसरा है। ये भी क्वेश्चन भी कोई काम का नहीं है क्योंकि यह करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि नगद आरक्षित अनुपात इसे CRR भी कहा जाता है, यानी कि इसी का फुल फॉर्म है CRR। इसी को क्या लिखा गया हिंदी में, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे प्रभाव होना चाहिए, क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे अगर CRR को कम किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। ये कथन आपका सत्य है। दूसरा कथन कर है कि अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी कथन क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। बाकी चौथा कथन को पूछ रहा है कि वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, तो नहीं, वास्तविक निवेश दर में गिरावटें नहीं आ सकती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR को कम करने से बैंकों के पास से अधिक तरलता होती है। जब CRR को कम किया जाता है तो जिससे ब्याज दरों में कमी, लोन की मात्रा और निवेश में वृद्धि
तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। अतः कथन 1 2 3 सत्य है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन कर रहा है कि भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की थी। तो जो यह योजना है वित्त मंत्रालय के द्वारा नहीं शुरू की गई थी, बल्कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगला कथन है कि यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है। यह कथन आपका सत्य है, यानी कि ये इस योजना के बारे में जो दिया गया है यह कथन सत्य है। दूसरा कथन है कि यह मुख्य यानी कि तीसरा, यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत और नवीकरण को शामिल करते हैं। ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। अगर अंतिम में कथन कर रहा है कि यह राष्ट्रीय सहकारी विकास यानी कि एनसीडीसी द्वारा तैयार की गई है। यह जो है योजना है किसके द्वारा तैयार की गई, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि एनसीडीसी द्वारा तैयार की गई है। 19 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ आयुष्मान सहकार योजना कृषि एवं कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि एनसीडीसी द्वारा तैयार की गई योजना है। योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल आदि की स्थापना, मरम्मत, आधुनिकरण आदि द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करना है। वर्तमान में आयुष्मान सहकार योजना सहकारिता मंत्रालय के दायरे में है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यह वर्तमान की बात की पूछ रहा है कि बात किया जाए कि वर्तमान में आयुष्मान सहकार जो योजना है वह किससे मंत्रालय के दायरे में आता है, तो सहकारिता मंत्रालय के दायरे में आता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। यानी कि अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है आपका कृषि क्षेत्र, और दूसरा होता है औद्योगिक क्षेत्र, और तीसरा होता है आपका सॉरी प्राथमिक के यानी कि कृषि उसी को प्राथमिक बोला जाता है, उसके बाद औद्योगिक यानी द्वितीय, और तीसरा टर्शियरी क्षेत्र बोला जाता है। तो जो निर्विक योजना है, निर्विक योजना को किससे लाभ मिलेगा, तो जो निर्यात क्षेत्र है इसको निर्विक योजना से लाभ मिलेगा। बजट 2020-21 में छोटे निर्यातकों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्यात की वस्तुओं का बीमा कवरेज बढ़ाने तथा प्रीमियम कम करने एवं बीमा क्लेम प्रक्रिया सरलीकरण के लिए निर्विक योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना शुरू की गई है, तो निर्विक योजना शुरू की गई है। ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कोई काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 2018-19 से में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या था। तो इसकी कुल मूल्य की बात की जाए तो 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य था। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यानी कि आरबीआई के अनुसार वर्ष 2018-19 में मार्च 2019 तक के भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। 7 अप्रैल 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2023 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 578.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो जो संयुक्त अरब अमीरात है, इसमें भारतीय आबादी सबसे अधिक है। इसकी व्याख्या देखते हैं लोग कि भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, यह जो आंकड़ा है किससे मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। उस आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक एनआरआई संयुक्त अरब अमीरात में और उसके बाद सऊदी अरब में, यानी कि यूएई के बाद आपका सऊदी अरब में सबसे अधिक जनसंख्या में भारतीय रहते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि भारत को 2024-25 में $5 ट्रिलियन
$5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए जीडीपी की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए? तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लिए विकास दर लगभग 9% होनी चाहिए। हमेशा के लिए यानी कि लगातार कितनी वृद्धि दर होनी चाहिए जीडीपी की? तो आपका 9% होनी चाहिए जीडीपी की विकास दर। प्रश्नकाल के संदर्भ में यानी कि जब ये प्रश्न पूछा गया था तब ये प्रश्नकाल के संदर्भ में भारत को वर्ष से 2024-25 तक के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रति वर्ष से लगातार जीडीपी की विकास दर 9% रहने की आवश्यकता जताई गई थी। कितनी प्रतिशत? तो 9% रहने की आवश्यकता जताई गई थी। तथापि कोविड-19 महामारी और वैश्विक की परिस्थितियों के आलोक में यह लक्ष्य अब ये संभवतः वर्ष 2026-27 यानी कि यह जो आंकड़ा है ये आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार या आगे हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 27 नंबर क्वेश्चन का है कि आपका बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना कौन सी योजना है? तो प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य था खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। संघीय बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लक्ष्य देश के खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लाभ देना। इसका उद्देश्य क्या था कि खुदरा व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लाभ देना। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि बौना उद्यम यानी कि 100 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठान का भारत में 2018-19 में सेवा योजन और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान क्रमशः है। ये अभी हमें आपको शुरू में ही बोले हैं कि इकोनॉमिक्स का जितने सारे क्वेश्चन है तो वो सारे क्वेश्चन डाटाबेस होते हैं। यानी कि जब तक आप करंट से उसे रिलेट नहीं करेंगे तब तक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो इसका बात क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 14% और 8%। 14% यानी कि सेवा योजन में कितना था? तो 14% और उत्पादकता कितना था? तो आपका 8% था। सेवाजन 14 और उत्पादकता 8% था। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बौने यानी कि द्वार पे उद्यम किसे कहा जाता है? तो 100 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठान का भारत में सेवा योजन में योगदान केवल 14% और उत्पादकता में योगदान मात्र 8% है। हालांकि इस संख्या की दृष्टि से वे सभी संगठित विनिर्माण प्रतिष्ठानों के आधे से अधिक हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक के पहुंच वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया है? वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक के पहुंच वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया? तो इसका आंसर की बात किया जाए उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर होगा आपका 93%, लेकिन ऑप्शन में 93% नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण सुरक्षा सर्वेक्षण यानी कि NARSS, इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी में दिया गया है कि राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण सुरक्षा सर्वेक्षण 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 93.1% ग्रामीण परिवारों की शौचालयों तक की पहुंच थी तथा जिनकी शौचालय तक की पहुंच थी उनमें से 96.5% उसका प्रयोग या व्यवहार करते पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2014-15 में 6% से बढ़कर 2018-19 में कितना प्रतिशत हुआ है? तो यह 2018-19 में 10% हो गया था। कितना प्रतिशत हो गया था? 10% हो गया था। और 14-15 की बात करें तो उस समय कितना प्रतिशत था? तो 6% था। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा 25 मेगावाट से अधिक की बृहत जल विद्युत को हटाकर का हिस्सा वर्ष 2014-15 के 6% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में लगभग 10% तक हो गया था। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों यानी कि 15 मई 2023 से तक के अनुसार देश में बिजली उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जल विद्युत सहित को भी सम्मिलित किया जाता है नवीकरणीय ऊर्जा में का हिस्सा 41.4% है। कितना है? 41.4% है।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2017-18 में भारत में जीडीपी की विकास दर 7.2% से घटकर 2018-19 में कितनी प्रतिशत हुई है? तो यह 6.8% हो गई है। कितनी हो गई है? 6.8% हो गई है। अभी हम लोग जितने क्वेश्चन देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, कोई काम का यह क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। यानी कि आपका जीडीपी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इकोनॉमिक्स के लिए आर्थिक सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि उसी से क्वेश्चन ही बन रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण, देखिए फिर यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए कि आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में जीडीपी की विकास दर वर्ष 2017-18 के 7.2% से घटकर वर्ष 2018-19 में 6.8% हुई थी। जनवरी 2020 में वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम संशोधित अनुमान में जीडीपी वृद्धि दर को संशोधित करके स्थिर मूल्यों यानी कि 2011-12 पर 6.1% कर दिया गया था। स्थिर मूल्यों पर 31 मई 2023 को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 9.1% रही। कितना रही? 9.1% रही, जिसके वर्ष 2022-23 में 7.2% रहने का आकलन है। 32 नंबर क्वेश्चन करें कि भारत में 2017-18 में स्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़कर या निहित 2018-19 में 10% हुई है। 10% हुई है, यानी कि भारत में 2017-18 में स्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़कर आपका 10% हुई है। तो 9.3% से बढ़कर यह 10% हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में स्थिर या निश्चित निवेश की दर वर्ष 2016-17 के 8.3% से बढ़कर वर्ष 2017-18 में यह 9.3% और पुनः 2018-19 में बढ़कर 10% हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर अप्रैल जुलाई 2019 में 2018 के उसी समय की तुलना में कितनी घटी है? तो यह 8.5% की, यानी कि इसमें घटा हुआ है। तुलना में कितनी घट गई है? तो 8.5% घटी है। भारत के रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि जेईपीसी के अनुसार भारत से रत्नों और आभूषणों के निर्यात में अप्रैल जुलाई 2019 के दौरान वर्ष 2018 की उसी अवधि की तुलना में 8.48% लगभग 8.5% की कमी हुई थी। अप्रैल 2023 में जेईपीसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 से अप्रैल मार्च, यानी कि जो 2022-23 है 21 मंथ का है, तो अप्रैल मार्च में भारत के रत्न और आभूषण निर्यात में 2.48% की वृद्धि दर्ज हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2019 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए कितना मूलधन या करोड़ में किया गया है? तो कितना मूलधन डालने की घोषणा की है? तो लगभग 70,000 करोड़ रुपया डालने की घोषणा की है। अगस्त 2019 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए 70,000 करोड़ रुपये मूलधन यानी कि कैपिटल इन्फ्यूजन डालने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? भारतवर्ष में कौन सी इनमें से विनिमय दर व्यवस्था लागू है? तो जो मैनेज्ड या डॉट फ्लोट जो विनिमय दर है यह भारत में लागू है। ये क्वेश्चन आपका ये काम का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। वर्ष 2019-92-93 के बाद भारत में प्रतिबंधित फ्लोटिंग यानी कि मैनेज्ड या डॉट फ्लोर विनिमय दर प्रणाली अपनाई जा रही है। कब से अपनाई जा रही है? तो 1992-93 के बाद से अपनाई जा रही है यह प्रणाली। मैनेज्ड या डॉट फ्लोर भी इसे कहा जाता है, जो कि स्वतंत्र फ्लोटिंग फ्रीली फ्लोटिंग या पूर्णतः प्रतिबंधित प्रणाली फुल्ली मैनेज्ड सिस्टम दोनों का ही यह सम्मिश्रण है।
अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि निम्नलिखित में से कौन से निवेशक या एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है या खरीद सकती है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है ये भी खरीद सकती है और कोई भी व्यक्ति भी खरीद सकता है और वित्तीय प्रतिष्ठान भी खरीद सकता है। यानी कि इसका सही आंसर की बात की जाए तो एक, दो और तीन, यानी कि तीनों सत्य है। यहाँ पे सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन सही उत्तर पूछ रहा है। तो जो प्रतिभूति होती है भारत सरकार की वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई भी खरीद सकता है, व्यक्ति भी खरीद सकता है और वित्तीय प्रतिष्ठान भी खरीद सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्यक्ति एवं वित्त प्रतिष्ठान तीनों ही भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी अनिवार्य रूप से व्यापार योग्य वित्तीय साधन है जो कर्ज के लिए सरकार के दायित्व को स्वीकार करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आरबीआई के बारे में देखते हैं लोग। आरबीआई के बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं लोग। तो आरबीआई की स्थापना की बात की जाती है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है और यह किसके सिफारिश पे यानी कि किस समिति की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। तो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय यानी कि आरबीआई का मुख्यालय की बात की जाती है, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। इसका राष्ट्रीयकरण कब कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे देखते हैं लोग आपका अभी वर्तमान की बात की जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लोग व्याख्या में दिया होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई द्वारा द्वैमासिक के मौद्रिक नीति जारी की जाती थी जो एक वित्त वर्ष में 6 बार होती थी। एक वित्त वर्ष में कितने बार होती थी? तो 6 बार होती थी, परंतु वर्तमान में इसका कोई क्रम निर्धारित नहीं है। इस प्रकार विकल्प ई सही उत्तर है। यानी कि अभी वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कोई क्रम निर्धारित नहीं है इसे जारी करने का या बनाने का। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है। तो जो सीपीआई संयुक्त है इसका उपयोग ये आरबीआई मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में करती है। अब हम लोग डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जीडीपी का फुल फॉर्म तो बहुत ईजी है, ये आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। और सीपीआई का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा कंज्यूमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीपीआई संयुक्त का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। सीपीआई के निम्न 4 प्रकार हैं। सीपीआई के कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार है। पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार की बात करते हैं लोग तो आपका पहला प्रकार हो जाएगा औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई और ये दूसरा प्रकार हो जाएगा कृषि मजदूर के लिए सीपीआई। तीसरा प्रकार हो जाएगा ग्रामीण मजदूर के लिए सीपीआई और चौथा प्रकार हो जाएगा आपका सीपीआई ग्रामीण शहरी संयुक्त है। इसी का उपयोग एंकर के रूप में आरबीआई करती है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है। तो किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का जो वितरण है वो भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो आपका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। पहला देखते हैं लोग छोटी और खंडित भूमि जोत अगर है किसानों के पास तो सुधार नहीं हो सकता है। बिहार के किसानों का उन्नति इसी कारण नहीं होता है क्योंकि उनके पास छोटी और खंडित भूमि का जोत है। मशीनीकरण का अभाव नहीं होना चाहिए। मशीनीकरण का यहाँ पे उपलब्धता करानी चाहिए जिससे भारतीय कृषि में सुधार प्रदान किया जा सकता है। तो यह आपका दोनों आंसर नहीं होगा यानी कि 1 और 3 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त बड़ी होनी चाहिए, बड़ी व संगठित भूमि जोत तथा मशीनीकरण की उपलब्धता भी भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकती है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि
नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? तो यह धन का सीमांत व्यय पे आधारित है। किस पे? धन का सीमांत व्यय पे आधारित है। नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। सीमांत व्यय किसी वस्तु के उत्पादन पर लगने वाली ऐसी लागत है जो सामान्य उत्पादन के अतिरिक्त किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां निर्मित या उत्पादित करने पर ही उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किससे समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक है। यहाँ पे जो चर दिया गया है उसका आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक के चरों को प्रभावित करती है। तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्न समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है। जैसे ब्याज दर हो गया, आपका ब्याज दर, मूल्य स्तर, रोजगार, उत्पादन। समष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के बड़े भागों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि में किस प्रकार के अध्ययन किया जाता है? तो बड़े भागों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल आय हो गया, कुल उत्पादन हो गया इत्यादि। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? तो निर्यात के समान मानी जाती है। किसके समान मानी जाती है? तो निर्यात के समान मानी जाती है। देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निर्यात के समान मानी जाती है। निर्यात को एक देश में निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में समझाया जाता है और दूसरे देश में नागरिकों द्वारा अधिगृहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1944 ईस्वी में की गई थी। और इसका यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में, इसका मुख्यालय हो जाएगा। इसमें सदस्य देशों की बात की जाए वर्ल्ड बैंक में तो 2024 तक इसमें 189 सदस्य थे, यानी कि 189 सदस्य इसमें शामिल थे। भारत कब बना था इससे, यानी कि वर्ल्ड बैंक का हिस्सा यानी कि सदस्य कब बना था भारत? तो यह 1945 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1945 ईस्वी में बना था। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है। यह किस प्रकार की संस्था है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो विभिन्न परियोजनाओं को संचालित करने हेतु निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को वित्तीय ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं लोग कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो वह राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। किससे? व्यय के अंतर्गत। तो राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय से अभिप्राय है कि सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है। राजस्व व्यय से अभिप्राय क्या है? कि सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो और ना ही देयताओं में कमी आए। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार को किस खाते में जमा होती है? भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो भारत का सार्वजनिक निधि में जमा होती है। किसमें जमा होती है? भारत का सार्वजनिक निधि में जमा होती है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में जमा होती है। भारत सरकार के कोष को 3 भागों में रखा जाता है। भारत सरकार के कोष को कितने भागों में रखा जाता है? तो 3 भागों में। पहला आपका हो जाएगा भारत में संचित निधि, दूसरा भारत की आकस्मिक निधि और तीसरा भारत की लोक लेखा निधि।
अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? भारत सरकार का राजकोषीय घाटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है। कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व यानी कि उधार को छोड़कर बीच का अंतर है। राजस्व घाटा क्या है? तो सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच का अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसमें आपका उधार नहीं काउंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ की बात की जाए तो वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व जीएसटी से पहले के समान रहे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब हम लोग जीएसटी की बात करते हैं लोग, तो जीएसटी यह लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 से। यह लागू हुआ था कब से? 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। संविधान संशोधन की बात की जाए जीएसटी का, तो 101वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे लाया गया था। और यह संशोधन कब हुआ था? तो 2016 में यह संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2016 में यह संशोधन हुआ था। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व यानी कि जीएसटी से पहले के समान रहे। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। जो जीएसटी है वह किस प्रकार का कर व्यवस्था है? तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। किस प्रकार का? अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। फसल वर्ष की अवधि की बात की जाए तो यह होती है 1 जुलाई से लेकर 30 जून के बीच होती है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून जो होती है वह अवधि किसकी होती है? फसल वर्ष की अवधि होती है। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से लेकर आपका 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की होती है। फसल वर्ष का उपयोग खेती की भूमि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक राज्य फसली वर्ष से उस राज्य की जलवायु पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो एनएसओ के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली नोडल संस्था है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। कब हुई थी? 2 मई 1951 को हुई थी एनएसओ की स्थापना। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष से माना जाता है? तो 1921 को महान विभाजक वर्ष से माना जाता है। वर्ष 1921 के बाद भारत की आबादी बढ़ती चली गई। वर्ष 1921 से पहले भारत की जनसंख्या कभी बढ़ जाती तो कभी घट जाते थे। इसी वजह से वर्ष 1921 के साल को महान विभाजक वर्ष द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। अब एक जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। कितनी है? 121 करोड़ है। पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। और किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और पहली बार पूर्ण जनगणना कब हुई थी? यानी कि दशकीय जनगणना कब हुई थी? तो आपका 1881 ईस्वी से हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद ही अगला क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो जो जनसंख्या वृद्धि है वो भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। बाकी औद्योगिक वृद्धि, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता ये सब क्या है? तो भारतीय नियोजन का उद्देश्य है। निर्धनता तथा बेरोजगारी दूर करना, औद्योगिक विकास से आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन भारतीय आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य था। परंतु जनसंख्या वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं था। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण यानी कि पेपर गोल्ड के रूप में माना जाता है? तो यूरो डॉलर होता है उसकी इकाई का जो मूल्य होता है वह कागजी स्वर्ण यानी कि पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है।
सोना या कागजी मुद्रा। सोना या कागजी मुद्रा जो कि तय कीमत पर सोने में परिवर्तनीय है, जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने में एक साधन के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तो इसे एक साधन के रूप में किया जाता है। अमेरिकन डॉलर को अमेरिका ने डॉलर को कागजी स्वर्ण के रूप में ही जाना जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अमेरिकन डॉलर है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो कागजी स्वर्ण के रूप में ही जाना जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? कथन सही नहीं है। तो जो मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाला वार्षिक के प्रकाशन है, यह जो कथन दिया गया यह कथन आपका सही नहीं है। बाकी दूसरा कथन सही है कि जलन से जीवन प्रत्याशा वायु के द्वारा वायु काल को मापता है, यह कथन आपका सत्य है। और ये तीसरा कथन कर रहा है कि पौर साक्षरता दर के द्वारा ज्ञान को मापा जाता है, ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। और ये चौथा कथन है कि जीवन स्तर की माप क्रय शक्ति क्षमता के द्वारा समायोजित है अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी पर कैपिटा यूएस डॉलर पीपीपी के द्वारा करता है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या कर रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। यह मानव विकास के तीन प्रमुख आयामों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है। जो यह रिपोर्ट जारी किया जाता है कितने प्रमुख आयामों को ध्यान में रखकर किया जाता है? तो 3 प्रमुख आयामों को ध्यान में रख के यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। जो ज्ञान हो गया, लंबे और स्वास्थ्य जीवन और जीवन जीने का उचित मानक एचडीआई रिपोर्ट पहली बार वर्ष 1990 में जारी की गई थी। एचडीआई रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई थी? तो वर्ष 1990 में जारी की गई थी। और एचडीआई की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद है बात करते हैं यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है कि यूनाइटेड, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में कभी-कभी बनते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका यूएनडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना हुआ था आपका 1965 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय की बात किया जाए, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में इसका मुख्यालय है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? तो चेलैया समिति के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? चेलैया समिति के द्वारा राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। राजकोषीय घाटा सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार की कुल आय, इसका सुझाव चेलैया समिति के द्वारा दिया गया था। किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो चेलैया समिति के द्वारा दिया गया था। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? तो यह 25% तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था। कितने प्रतिशत तक? तो 25% तक। वर्ष 1991 में नरसिम्हा कमेटी की संस्तुतियां प्रस्तुत की गई। इस समिति ने तरलता अनुपात में कमी करने की सिफारिश की, जिसमें कानूनी तरलता अनुपात को अगले 5 वर्षों में 38.5% से कम करके 25% कर देने की सिफारिश की गई। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने प्रतिशत से कितना प्रतिशत करने का सिफारिश किया गया था? तो 38 से 25% करने का सिफारिश किया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने वर्ष 2002 से 3 में भुगतान संतुलन के चालू खाता में धनात्मक रिकॉर्ड प्राप्त किया था। इसके लिए निम्नलिखित में से किसे संभव व्याख्या माना जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि सुदृढ़ सॉफ्टवेयर का निर्यात, रेमिटेंस का सुदृढ़ आयात का निरस्त्रीकरण यानी कि जो इसके लिए जो संभव व्याख्या माना जा सकता है, ये तीनों आपका कथन आपका सत्य हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न काल हेतु विकल्प डी सही है, यानी कि जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय के हिसाब से आपका क्वेश्चन जो सही यानी कि डी सही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019-20 तथा 2021-22 में भुगतान संतुलन के चालू खाते पर ऋणात्मक स्थिति है। यानी कि अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें जब 2022-23 के अनुसार, तो यह स्थिति जो थी क्या थी? ऋणात्मक थी। जबकि वर्ष 2020-21 में धनात्मक स्थिति दर्ज है। वहीं अगर 20-21 की बात की जाए तो उसमें धनात्मक स्थिति दर्ज की गई थी और 22-23 में ऋणात्मक स्थिति दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत कृषि है। भारतीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका कृषि हो जाएगा। जे का विकल्पों में भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि है।
28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार देश के सकल मूल्यवर्धन जीबीए का सबसे बड़ा स्रोत तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र है। 2022-23 में चालू मूल्यों पर जीबीए में योगदान की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों का क्रम इस प्रकार है। तो सबसे अधिक है, अगर ये बात किया जाए योगदान का, तो सेवा क्षेत्र का है 53.4%। योगदान किसका है, तो आपका सेवा क्षेत्र हो जाएगा। और दूसरे पे आता है आपका औद्योगिक क्षेत्र, इसका योगदान की बात की जाए तो 28.3% इसका योगदान है। तथा अंतिम है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, इसका योगदान की बात की जाए तो 18.3% इसका योगदान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की जो उन्नति है वह संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में से किसी भी विकल्प के संबंध में उन्नति संतोषजनक नहीं रही है, किंतु विकल्प ए अन्य सभी विकल्पों की अपेक्षा नजदीकी सही विकल्प था। वर्तमान में यदि कोविड-19 की अवधि यानी कि वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 को छोड़ दिया जाए तो विकल्प ए सर्वोत्तम उत्तर है। प्रथम पंचवर्षीय योजना को छोड़कर वर्ष 1974 तक के अर्थात चौथी योजना तक के सभी योजनाओं में राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा कम रही। वर्ष 1980 से वर्तमान तक की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर संतोषजनक मानी जा सकती है। भारत की विभिन्न 12 पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई। किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें राष्ट्रीय आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.6% है। कितना थी? 7.6%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। तो असंगठित क्षेत्र हैं उनका राष्ट्रीय आय की गणना करने में क्या होता है, तो आपका समस्या होता है। राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक बाधा है। क्या है? जो असंगठित क्षेत्र है वह एक बाधा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते हैं या कई बार उसका मौद्रिक मूल्य में मापन ही नहीं किया जाता है। इससे राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने में कठिनाई आती है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। इसका आकलन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो NSSO के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय यानी कि NSO का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा NSO का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है। और यह जो NSO है यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह मोस्पी के अंतर्गत आता है। यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह मोस्पी के अंतर्गत काम करता है। पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO के द्वारा, इसके पहले NSO से पहले यह जो आकलन था किसके द्वारा किया जाता था, तो यह आकलन CSO के द्वारा किया जाता था, CSO के द्वारा करता था। NSO प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यानी कि नेशनल अकाउंट स्टेटिस्टिक्स के नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2011-12 है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष कितना है, तो वर्ष 2011-12 है। 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 61 नंबर क्वेश्चन का है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तो यह प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त माप पे प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है। क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है, तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में समझ में आएगा कि कौन सा यह
भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ पूर्व में सीएसओ के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता था और वहीं इसे जारी भी करता है। यानी कि जो ऑप्शन दिया गया उसमें कोई नहीं होगा। आपका भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि आईआईपी की गणना किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह एनएसओ के द्वारा जारी की जाती है। और एनओसी से पहले कौन जारी करता था? तो सीएसओ जारी करता था। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। तो यह 2018-19 में कितना था? तो राष्ट्रीय औसत का 33% था। कितना था? राष्ट्रीय औसत का 33% यह था। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में 30,617 रुपया था। कितना था? 30,617 रुपया था। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 92,565 रुपया रुपये है। इस प्रकार बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 33.1% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में ली स्थिर 2011-12 कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध घरेलू उत्पाद 28,127 रुपया है। कितना है? 28,127 रुपया। जो राष्ट्रीय औसत यानी कि राष्ट्रीय औसत की बात किया जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर कितना है? तो 85,110 रुपया का मात्र 33.1% है। जबकि वर्ष 2021-22 के लिए यह 33.7% दर्ज है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उसकी यहाँ पे कथन दिया गया है कि कौन कौन से कथन सत्य है, क्यों कहा जाता है अल्प विकसित देश। तो आपका पहला जो कथन है कि नियोजन की आवश्यकता के कारण, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कर रहा है कि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण इसे अल्प विकसित देश कहा जाता है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण भी इसे अल्प विकसित देश कहा जाता है और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण भी इसे अल्प विकसित देश कहा जाता है। यानी कि इन कारणों के आधार पर भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है। भारत की जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर के कारण निरपेक्ष जनसंख्या यानी कि मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम होने के कारण में तेजी से वृद्धि हो रही है। फलतः जनसंख्या का पूर्व जीवन स्तर बनाए रखने के लिए देश पर आर्थिक भार पड़ रहा है। प्रश्नकाल में जहां विकसित देशों में कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या 10% से कम है। न्यूजीलैंड को छोड़कर, जो कि एक अपवाद है, यानी कि न्यूजीलैंड में क्या है? तो 10% अधिक है। ये अपवाद में रखा गया है न्यूजीलैंड को। वहीं भारत में कृषि में लगभग 49% कार्यशील जनसंख्या संलग्न है। कितनी प्रतिशत? तो 49% कार्यशील जनसंख्या संलग्न है। पुनः विकसित देशों के जीबीए में कृषि का योगदान 1 से 3% के बीच था। अब इसमें अपवाद में रखा गया है न्यूजीलैंड को छोड़कर। वहीं भारत का कृषि का जीबीए में योगदान लगभग 18.3%। कितना है? 18.3%। और किससे? वर्ष के आधार पे, तो वर्ष 2022-23 के आधार पे औद्योगिक उन्नति की मंद गति के फलस्वरूप औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण भारत में मात्र लगभग 23% कार्यकारी जनसंख्या उद्योगों में निवेशित थी। और जीबीए में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 28.3% या वर्ष 2022-23 के आधार पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः किन कारणों से? भारत में आर्थिक विकास से अवरुद्ध रहा है मुख्यतः किन कारणों से? 2 अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध होने के कारण अकुशल कृषि व्यवस्था, अनियमित औद्योगिकरण तथा पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि शामिल है। पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण प्रदर्शन प्रभाव की भारतीय समाज में प्रबलता रही है, जिसने बचत और निवेश को विशेष रूप से प्रभावित किया है। किससे प्रभावित किया है? तो बचत और निवेश को विशेष रूप से प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में बनता है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन दिया गया है यह लोग समझ जाते हैं कि धर्म से रिलेटेड है, लेकिन यह धर्म से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो जो यह जीडीपी से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर है या किससे संबंधित है? यह जीडीपी से संबंधित है। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन ने बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसके द्वारा इसे शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले? तो प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा।
उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रसर नहीं दिया जाता है के कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। अतः स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीडीपी से संबंधित है। जीडीपी की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है तो कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। कितना है? 1 हेक्टेयर से कम है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार। कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्र का आकार समूह निम्न है, यानी कि निम्न प्रकार से दिया गया है। तो एक दिया गया है आकार समूह और दूसरी तरफ दिया गया है आकार। तो सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर से कम होता है। वहीं छोटी जोत की बात किया जाए तो इसका आकार कितना होता है? तो 1 से 2 हेक्टेयर होता है। और मध्यम जोत का आकार कितना होता है? तो 2 से 4 हेक्टेयर होता है। और वहीं मध्यम जोत की बात किया जाए तो इसका आकार 4 से 10 हेक्टेयर होता है और बड़ी जोत का आकार 10 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है तो दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। कितना है? न्यूनतम से द्वितीय है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। कितना है? न्यूनतम से द्वितीय है। यहाँ कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर। कितना है? 0.39 हेक्टेयर है, जो दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय है। यानी कि केरल के बाद की बात की जाए तो केरल का कितना है? तो 0.18 हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है भारत में? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1956 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1956 में की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका नाम बदलकर 1985 में क्या कर दिया गया? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर मुख्यालय की बात किया जाए कृषि लागत और मूल्य आयोग का, तो मुख्यालय का हो जाएगा दिल्ली में। इस संस्था द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य हेतु सिफारिश सरकार से किया जाता है। यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो यह आयोग है इसके द्वारा कितने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है? तो 22 फसलों के लिए। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? अर्थ शोधन निवारण अधिनियम भारत में कब से लागू हुआ था? तो यह 2005 से लागू हुआ था। कब से? 2005 से लागू हुआ था। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी कि 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। अगर बात की जाए यह अधिनियम कब लाया गया था? तो 2002 में लाया गया था। और लागू कब से हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। 2005 से लागू हुआ था। पुनः इसका संशोधित अधिनियम 2009 में आया, जो 1 जून 2009 से लागू, यानी कि इसमें एक बार और संशोधन किया गया। और वह संशोधन कब हुआ था? तो 2009 में संशोधन हुआ था। और उसके बाद उस संशोधित जो अधिनियम था उसे कब लागू किया गया था? तो 1 जून 2009 से लागू किया गया था। तत्पश्चात यह पुनः संशोधित अधिनियम 2012 के रूप में आया, जो 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शब्द संक्षिप्त, यानी कि यहाँ पे एक फुल फॉर्म हम बोलते हैं बार-बार की यूपीएससी एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछता है। तो इसका शब्द संक्षिप्त यानी कि ट्रिम्स के से क्या बनता है? यहाँ पे ट्रिम्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, यानी कि इसका सही उत्तर की बात किया जाए तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यापार संबंधी निवेश उपाय ट्रिम्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। हिंदी में दिया गया है, लेकिन पेपर जो होते हैं बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं। TRIMS यानी कि ट्रिम्स से ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर इसका फुल फॉर्म होता है व्यापार संबंधी निवेश उपाय। यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो ट्रिम्स है यह किससे संबंधित है? यह आपका विश्व व्यापार यानी कि WTO से संबंधित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 बदल कर किस वर्ष को बनाया है। तो यह आधार वर्ष किसे बनाया गया है, तो 2011-12 को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, 2011-12 को बनाया गया है। मई 2017 में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग यानी कि डीआईपीपी द्वारा अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन किया गया। थोक मूल्य सूचकांक की माप के लिए आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर 2011-12 कर दिया गया। इससे पूर्व 1952-53, 1961-62, 1970-71, 1981-82, 1993-94, 2004-5 थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष थे। यानी कि अगर बात किया जाए 2011 से पहले, तो ये सभी आधार वर्ष से माना गया था। क्या क्या माना गया था, बाद में इसे संशोधित भी किया जाता है। आधार वर्ष 2011-12 सातवां संशोधन है। यह कौन सा संशोधन है, 11-12, तो यह सातवां संशोधन है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है। तो जो बिहार है, इसका प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो यह न्यूनतम है। प्रश्नकाल तथा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय के हिसाब से, और जो आर्थिक समीक्षा 2022-23 आया था उसके अनुसार भी विकल्प ए सही उत्तर है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर भारतीय राज्यों में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार का कितना रुपया था, तो 43,605 रुपया। कितना, 43,605 रुपया की है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हो क्या पता है कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो कितना है, तो आपका यानी कि सबसे न्यूनतम है, सबसे कम है। बिहार में न्यूनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग न्यूनतम है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वर्ष 2019-20 में 332 किलोवाट प्रति घंटा रहा, जो देश में बिजली का न्यूनतम उपभोग स्तर यानी कि सबसे कम उपभोग किस राज्य के लोग करते हैं, तो बिहार के लोग बिजली का उपभोग करते हैं। जबकि बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग 329 किलोवाट प्रति घंटा है। कितना है, 22-23 के अनुसार तो 329 किलोवाट प्रति घंटा है। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं लोग कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुने। आरोही क्रम में यहाँ पे चुनना है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश पहला स्थान पे आ जाएगा। उसके बाद आपका पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल। उत्तर की बात की जाए इसका आंसर का, तो डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल। यह इससे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा बदलते रहते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जब भी आता है तो चेंज हो जाते हैं। तो यह 22 के अनुसार दिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में विकल्पगत चावल उत्पादक राज्यों का आरोही क्रम इस प्रकार है। तो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद पंजाब है, पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न काल तथा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक एट अ ग्लांस 2022 के अनुसार भी विकल्प ई सही उत्तर है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में कपास की सर्वाधिक उत्पादकता राजस्थान का है। राजस्थान में है कितना है, तो 558 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है। उसके बाद क्रमशः गुजरात है, गुजरात का कितना है, तो 557 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा तेलंगाना का 546 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का स्थान है। तो पहला स्थान आपका राजस्थान है, पहला स्थान किसका, राजस्थान है, लेकिन ऑप्शन में राजस्थान नहीं था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद दूसरा स्थान की बात की जाए तो गुजरात हो जाएगा और तीसरे स्थान पे आपका तेलंगाना हो जाएगा। वर्ष 2021-22 में कपास उत्पादक के शीर्ष 3 राज्य क्रमशः, तो 21-22 के अनुसार आपका गुजरात प्रथम स्थान पे, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है।
तो जो बीज उर्वरक जल तकनीकी है, यह जो 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति प्रकृति का सबसे उचित वर्णन है। जो पे आपका हो जाएगा बीज उर्वरक जल तकनीकी। व्याख्या देखते हैं लोग, व्याख्या में क्या कर रहा है कि 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन इस प्रकार है। उच्च पैदावार किस्में की बीजों यानी कि एच वाई बी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उर्वरक की सिंचाई हेतु पानी और एक कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग तथा किसानों की कृषि ज्ञान आदि ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया, जिसे तकनीकी के रूप में हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। क्या किस रूप में जाना जाता है? तो हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है? तो न्यूनतम है। कितनी है? न्यूनतम हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017 में राष्ट्रीय औसत पर प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 386 किलोमीटर सड़क है। वहीं बिहार में 181 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति है। बिहार में कितना है? तो 181 प्रति लाख व्यक्ति है। और राष्ट्रीय स्तर पर बात किया जाए तो प्रति 1 लाख लोगों पर कितना है? तो 386 किलोमीटर है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है तथा राज्यों में न्यूनतम स्थान है। राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो न्यूनतम है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र पर 3166 यानी कि 3166.9 किलोमीटर का पथ घनत्व था। और इस संदर्भ में बिहार का केरल 6,690.3 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल का 3,198.4 किलोमीटर के बाद देश में तीसरा स्थान है। देश का राष्ट्रीय औसत 1,652.3 किलोमीटर प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? प्रोफेसर किससे? अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो जो सक्षमता उपागम है यह अमर्त्य सेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? अमर्त्य सेन से संबंधित है। सक्षमता उपागम का विकास 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में हुआ। सक्षमता उपागम का मुख्य ध्येय व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी प्रकृति का विकास करना एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना होता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र सक्षमता उपागम हेतु वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहाँ से एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन थे उन्हें किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अर्थशास्त्र में इन्हें 1998 में प्राप्त हुआ था। और से किस अर्थशास्त्र के लिए प्राप्त हुआ था? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो जो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। किसमें? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को परिभाषित किया जा सकता है। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। अभी हम लोग ये यहाँ तक यानी कि अभी बात की जाए तो लगभग इसमें 149 या 150 क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग इतना ही क्वेश्चन कवर करेंगे लोग। 80 नंबर क्वेश्चन पहला पार्ट का जो वीडियो आएगा यानी कि इकोनॉमिक्स का जो पहला पार्ट होगा उसमें इतना ही क्वेश्चन कवर करेंगे लोग, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बनाने में भी टाइम लग रहा है।